जय हिंद दोस्तों। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो चाइना का प्रोजेक्ट है, BRI प्रोजेक्ट, उसके बारे में। तो इसको समझेंगे दोस्तों। पहले हम लोग समझते हैं, जरा G7 के बारे में बात करते हैं। देखो G7 जो है ये 7 देशों का एक समूह है जिसमें 7 देश आते हैं। तो इसका जो सम्मेलन हुआ था इस बार 2021 का, ये ब्रिटेन में हुआ था, UK में। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से देश आते हैं तो इनकी लिस्ट आप देख सकते हैं कौन कौन से देश हैं। देखिए यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं: कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। ये 7 इसके परमानेंट मेंबर हैं। उसके अलावा इसमें 4 ऑब्जर्वर कंट्री भी हैं। ऑब्जर्वर कंट्री हैं, इनको भी इसमें बुलाया जाता है। ये परमानेंट मेंबर नहीं है लेकिन इनको बुलाया जाता है और इनसे कहा जाता है भाई आप लोग आओ, आपकी बात को भी सुना जाएगा, आपकी बात को भी रखा जाएगा। तो वो कौन कौन से कंट्री हैं? एक तो इंडिया, हमारा भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका। साउथ कोरिया वो किम जोंग वाला नहीं, वो तो नॉर्थ कोरिया है, वो तो सन की है आदमी। तो ये 7 कंट्री हो गए, ये 4 ऑब्जर्वर कंट्री है। भारत को अभी से नहीं, पहले से मनमोहन सिंह के टाइम से या बल्कि उससे पहले से भी बुलाया जाता है। पहले इस G7 का नाम था G8 क्योंकि इसमें टोटल 8 देश थे। 8वां देश था रसिया। अब रसिया यहाँ से हट गया तो इसका नाम G8 से घट के G7 रह गया। ठीक, और इसका गठन हुआ था 1973 में। आप ये याद रखना, आपके काम आ सकता है, पूछ सकते हैं इसको क्वेश्चन को। ठीक, अब इसमें G7 में जो 7 कंट्री आते हैं उनके नेताओं की फोटो देख सकते हैं, जो लीडर्स हैं उनके फोटो ऊपर लगे हुए। नीचे 4 जो ऑब्जर्वर कंट्री हैं उनको गेस्ट बोलते हैं, उनके नाम, उनके फोटो लगे हुए हैं। मोदी जी इस बार इस मीटिंग में नहीं जा पाए लेकिन वो वर्चुअल मीटिंग मौजूद थे क्योंकि हमारे देश में कोरोना चल रहा था भयंकर तरीके से, तो मोदी जी नहीं जा पाए। अब इस सम्मेलन में मोदी जी ने 2 बातें रखी। एक तो मोदी जी ने क्लाइमेट चेंज को लेकर बात रखी, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उस पर उन्होंने बात रखी। क्योंकि जो ट्रम्प साहब क्या थे कि इसमें जो पेरिस वाला क्लाइमेट समझौता हुआ था जिसमें कार्बन इमिशन को लेकर बात हुई थी कि कार्बन इमिशन कम किया जाए ताकि ग्लोबल वार्मिंग रुके, लेकिन उसमें ट्रम्प साहब हट गए थे। लेकिन अभी जो बाइडेन ने कहा कि हम फिर से अमेरिका को इस समझौते में ले आएंगे, तो जो बाइडेन तैयार हो गए वो ले आएंगे। दूसरी बात मोदी जी ने कही थी 1 वर्ल्ड 1 हेल्थ। इसमें उन्होंने खासकर वैक्सीनेशन पे जोर दिया था क्योंकि कोरोना की वैक्सीन इस समय सबको लगना बहुत जरूरी है। एक्चुअली है क्या कि जो कंपनियां हैं जो वैक्सीन बनाती हैं उनके सबके अपने पेटेंट हैं, उनकी बिना परमिशन के कोई वैक्सीन बना नहीं सकता वो वाली। तो मोदी जी ने कहा कि 2 साल के लिए इसको पेटेंट में छूट दी जाए ताकि पूरी दुनिया में सबको वैक्सीन लग जाए, सब लोग सुरक्षित हो जाएं, उसके बाद पेटेंट वाली प्रक्रिया लागू कर दें। तो ये बात खैर मोदी जी की रखी गई क्योंकि अमेरिका ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे भारत पे, जिससे हमारा वैक्सीनेशन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। खैर अभी वैक्सीनेशन ठीक ठाक स्पीड से चल रहा है और उम्मीद है आगे और अच्छे से चलेगा, जल्दी से जल्दी सबको वैक्सीन लग जाएगी। ठीक, ये तो बात हो गई मोदी जी की। अब जो बाइडेन जो हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात इसमें कही। उन्होंने एक बहुत बढ़िया यहाँ पर प्रोजेक्ट बताया जिसका नाम है BBBW। BBBW ये चाइना का एक प्रोजेक्ट है BRI। ये BRI प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए BBBW बनाया गया। अब ये BRI प्रोजेक्ट क्या है, इसको समझने के लिए आपको चाइना का सिल्क रूट क्या था वो समझना पड़ेगा। देखो ये चाइना का सिल्क रूट की फोटो है। अब इस सिल्क रूट में आप देखो 2 तरीके की लाइनें बनी हुई है, एक लाल एक नीले कलर की। जो रेड कलर की लाइन है वो दिखा रही है आपको जो सड़क मार्ग है, जो जमीनी मार्ग है उसको दिखा रही है। जो ये वो जमीनी मार्ग को दिखा रही है। ठीक, और जो नीले कलर की लाइन है वो समुद्री मार्ग दिखा रही है। क्या होता था एक्चुअली प्राचीन काल में लगभग 1000-2000 साल पहले चाइना रेशम के व्यापार करता था और रेशम के व्यापार को ये कई देशों को सप्लाई करता था। वो जिस रूट से वो रेशम सप्लाई करता था उसी का नाम दिया गया था सिल्क रूट। जिस रास्ते से वो रेशम सप्लाई करता था उसी का नाम था सिल्क रूट। अब चाइना क्या करता था, इन देशों को रेशम सप्लाई करता था सड़क मार्ग से और समुद्री मार्ग से भी। अब जिन देशों को रेशम देता था वहाँ से वो बहुत सारी चीज़ें खरीदता था, जैसे भारत में साउथ से मसाले ले लिए, कई देशों से सोना चांदी ले लिया, और बदले में उसको पैसा नहीं देता था बल्कि रेशम देता था क्योंकि रेशम की टेक्नोलॉजी केवल चाइना के पास थी। तो वो चाइना क्या करता था, बदले में रेशम देता था। अब इसमें लगभग 100 से ज़्यादा देश इसमें कनेक्टेड है। तो ये देखो 100 से ज़्यादा देश इसमें आप देख सकते हो, रेशम मार्ग जो दिखाया गया इसमें लगभग 100 से ज़्यादा देश चाइना के प्रोजेक्ट में कनेक्टेड थे। बाद में ये रेशम मार्ग बंद कर दिया गया। अब क्या है कि चाइना के पास अथाह धन है, बहुत पैसा है। तो जब किसी के पास बहुत पैसा होता है तो उसके दिमाग में कुछ न कुछ खुरापात चलती रहती है। तो वही चाइना के दिमाग में खुरापात आ गई। उसने कहा हमारे पास इतना सारा पैसा क्या करें उसको। तो उसने क्या किया,
उस पैसे को इन्वेस्ट करने को सोचा, तो उसने जो सिल्क रूट, जो रेशम मार्ग बंद पड़ा था, उसको फिर से चालू किया। लेकिन इस बार उसने रेशम का व्यवसाय करने के लिए चालू नहीं किया, बल्कि उसने इस बात के लिए चालू किया गया कि जो देश है, जो इससे जुड़े हुए हैं, उनको अपने कर्ज जाल में फंसाएं, ताकि ये देश हमारे दबाव में आ जाएं और ये हमारी बात माने। तो चाइना ने क्या किया, इन देशों को बहुत सारा पैसा दे दिया, पैसा की तो कमी है नहीं, और ये कहा कि हम तुम्हारे देश में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा देंगे। जैसे बंदरगाह का फोटो दिखा दिया कि बंदरगाह बनवा देंगे, एयरपोर्ट बनवा देंगे, डैम बनवा देंगे, बिजली घर बनवा देंगे, बहुत मार लालच दिया। अब ये देश लालच में आ गए, भाई इनने पैसा ले लिया। अब ये पैसा ले ले, बहुत सारा पैसा दे दिया इनको प्रोजेक्ट बनाने में। लेकिन चाइना ने यहाँ पे एक चालाकी और चली। चाइना ने कहा कि जो प्रोजेक्ट देंगे, जो प्रोजेक्ट चलेगा आपके यहाँ, बंदरगाह बनेगा या एयरपोर्ट बनेगा या कोई चीज़ बनेगी, वो चाइना की कंपनी ही बनाएगी और उसमें चाइना की टेक्नोलॉजी लगेगी। यानी डबल गेम खेला उसने। एक तो उनको कर्ज दिया, कर्ज जाल में फंसाया, और अपनी ही कंपनी को वहाँ लगा दिया। तो इससे क्या हुआ, चाइना का पैसा भी इन्वेस्ट हो गया जो रखा था, और चाइना की जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि जब चाइना कंपनी काम करेगी टैक्स मिलेगा, चाइना की जीडीपी बढ़ेगी। तो इस तरीके से चाइना ने कई देशों को अपने कर्ज जाल में फंसा लिया। अब वो बेचारे बुरी तरीके से उसके जाल में फंस गए। अब जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका बहुत बुरी तरीके से फंस गया। श्रीलंका के साथ देखो, श्रीलंका को उसने कहा कि हम बंदरगाह बना देंगे, जैसे ये बंदरगाह फोटो दिखा दिया कि हम बंदरगाह बना देंगे, ये बंदरगाह बना लो, और उसको $10 बिलियन दे दिया, जबकि श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा भंडार केवल $4 बिलियन है। अब श्रीलंका बुरी तरीके से कर्ज जाल में फंस गया। अब श्रीलंका के इस बंदरगाह कोई नहीं आता। अब श्रीलंका बंदरगाह बेच रहा, कोई खरीदने वाला नहीं, कोई खरीदे क्योंकि उसमें कोई आता ही नहीं। तो चाइना ने कहा या तो बंदरगाह दो, नहीं तो पैसा दो। अब पैसा तो नहीं, पैसा कहाँ दे, तो चाइना ने बंदरगाह हड़प लिया। तो ये चाइना का चाल है कि पहले कर्ज जाल में फंसाओ और फिर कर्जा वो निपटा नहीं पाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी को आप हड़प लो, उस देश को, उसकी जो जगह है, उसका जो भी प्रोजेक्ट, उसको हड़प लो। ऐसे चाइना ने कहा कि हम कोलंबो में एयरपोर्ट बना देंगे, और ये एयरपोर्ट बढ़िया बढ़िया फोटो दिखा दी। अब कोलंबो एयरपोर्ट बना दिया, पैसा दे दिया ढेर सारा। अब कोलंबो एयरपोर्ट कोई आता नहीं है। अब श्रीलंका तो परेशान, बेच रहा है एयरपोर्ट, भारत का तुम ले लो। अरे भारत का ले ले, भारत क्या करेगा। तो इस तरीके से चाइना जो है अपने कर्ज जाल में कई देशों को फंसाता है। और क्या करेगा, जो आलतू फालतू प्रोजेक्ट उसमें पैसा लगा देगा, नहर बनाने में लगा दिया, पाइप बनाने में लगा दिया, क्योंकि चाइना को पता कि जो विकासशील देश है इनमें प्रोजेक्ट काम तो होता नहीं है, बंद हो जाते हैं थोड़ी दिन बाद, और ये देश घाटे में आ जाएंगे, ये हमारे कर्ज जाल में फंस जाएंगे। ऐसे बिजली घर बनाने के लिए पैसा दे देगा, बांध बनाने के लिए पैसा दे देगा। तो इस तरीके से चाइना सब देशों को अपने कर्ज जाल में फंसाता है। अब इस चाइना के प्रोजेक्ट को, इसका नाम क्या है, BRI, जिससे वो कर्ज जाल में फंसाता है। तो BRI क्या है, ये सिल्क रूट का ही नया बदला हुआ नाम है। इसका पूरा नाम क्या है, देखो लिखा हुआ है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। इसका दूसरा नाम OBOR यानी वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। तो ये चाइना का प्रोजेक्ट है जो कि देशों को अपने कर्ज जाल में फंसाने के लिए उसने चालू किया। अब इसी प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए, इस प्रोजेक्ट का तोड़ निकालने के लिए जो बाइडेन साहब ने बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट चालू किया, जिसका नाम है BBW, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। और इसमें उन्होंने $40 ट्रिलियन का फंड देने की बात कही। $40 ट्रिलियन बहुत होता पैसा। इतने पैसे में जो चाइना का जो प्रोजेक्ट है ना, BRI वाले, ऐसे 10 प्रोजेक्ट आ जाएंगे, 10 से ज़्यादा प्रोजेक्ट आ जाएंगे। अब चाइना चाह के भी इतना पैसा नहीं ला सकता है। और ऑलरेडी चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है वो घाटे में चल रहा है, क्योंकि जो देश पैसा ले चुके हैं उनके पास कर्जा चुकाने के लिए पैसा नहीं है, तो घाटे में चल रहा। अब ये देश क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट में आ जाएंगे जो BBW है, और उससे पैसा लेके चाइना कर्जा निपटा देंगे। तो चाइना से कर्ज जाल में जो फंस गए उससे मुक्ति पा जाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ की है जो बाइडेन ने। लोग कहते थे ना पहले कि पता नहीं ट्रंप साहब तो चाइना के खिलाफ हैं और जो बाइडेन पता नहीं चाइना के खिलाफ कुछ करेंगे ना करेंगे। अब देख लिया, अरे भैया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी की नहीं होता है, जो हमारे देश के लिए भला हो वही अच्छा, हमारे लिए अच्छा है। तो जो बाइडेन ने बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट शुरू किया, चाइना की तो ऐसी तैसी कर दी उन्होंने। लेकिन यहाँ पर हमारे भारत ने, हमारे मोदी जी ने गलती कर दी, उन्होंने इस प्रोजेक्ट में खुल के आने से मना कर दिया। उन्होंने मना नहीं किया, मतलब ये कहा कि हम पहले इसका अध्ययन करेंगे फिर आएंगे। अरे देखो इसका सी जिपनी चेहरा देखो, ऐसा लगता है जिसको मधुमक्खी ने काट सुझा दिया हो, इसको कहाँ देख रहे घूर घूर के। अरे ये बहुत बहुत बड़ा फ्रॉडी आदमी है, बहुत बड़ा चालू ग्रेडी पर्सन है, मतलब बहुत गिरा हुआ आदमी है, लतियाई है इसको सी जिपनिंग। तो ये बहुत
अब इसको क्या अध्ययन करेंगे, इतने साल में नहीं समझ पाए, कितना गंदा आदमी है ये। तो भैया आपको भी खुल के आना चाहिए। जब भी भारत की विरोध की बात आती है तो चाइना खुल के भारत का विरोध करता है, लेकिन चाइना के विरोध की बात आती है तो हम कहते हैं हम अध्ययन करेंगे। तो ये चीज़ सही नहीं है। खुल के भारत को भी खुल के इस प्रोजेक्ट साथ देना चाहिए। तो दोस्तों ये था चाइना का BRI प्रोजेक्ट, और जिसको काउंटर करने के लिए जो बाइडेन साहब ने प्रोजेक्ट चलाया, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अब भारत को भी इसी तरीके का प्रोजेक्ट चलाना चाहिए। भाई भारत के पड़ोसी देश है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान हो गया। भाई पाकिस्तान तो हालांकि हमारे साथ नहीं देगा, लेकिन जो एक सार्क जो हमारा कई देशों का एक समूह है, उसमें पाकिस्तान का नाम भी है, तो उसमें मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, एक सार्क बेल्ट चला देनी चाहिए, सार्क बेल्ट इस तरीके। क्योंकि आप देखो भारत पास इस समय विदेशी मुद्रा भंडार कोई कमी नहीं, पैसा कोई कमी नहीं है। आप देखो विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चाइना नंबर 1 पे है, जिसके पास $3,349 बिलियन है, और भारत चौथे नंबर पे, रसिया से भी आगे निकल गया भारत। कुछ दिन पहले रसिया से पीछे था। तो भारत पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो $610 बिलियन है, और पाकिस्तान पर देखो कितना है, $25 बिलियन। अरे बांग्लादेश भी पाकिस्तान से आगे चला गया, बांग्लादेश पास $46 बिलियन है। अब ये देखो कैसे पाकिस्तान प्रधानमंत्री कैसे खोपड़ी पकड़े बैठे। तो अरे पछताए का, और जब चिड़िया चुंगे खेत। अब इनके पास इतना कम पैसा, तब भी जो है कहेंगे हम परमाणु बम चला देंगे, हम ये कर लेंगे, भारत साथ जीत लेंगे। अरे भारत साथ तुम्हारे पास है, भारत साथ जीत पाओगे? इतने कश्मीर चाहिए। अरे बांग्लादेश तो बचा नहीं पाए, पूर्वी पाकिस्तान उसको बचा नहीं पाए, निकल गया। और जो बचा वो उसी संभाल लो, कश्मीर रट लगाए रहते हैं। तो ये हालत है पाकिस्तान की। 61वें नंबर पर है पाकिस्तान, भारत चौथे नंबर पर है विदेशी मुद्रा भंडार में, कोई कमी नहीं पैसा की। तो सोच रहे तुम्हारी क्या औकात है। तो ये है इनकी। अब चाइना ने वैसे देखो कई देशों को अपने कर्ज जाल में फंसाया, लेकिन सबसे बुरी तरीके जो फंसा वो पाकिस्तान फंसा। पाकिस्तान नक्शा देखो, जो आपको हरे कलर से नक्शा बना देख लो, जैसे लग रहा है ना कैसे कौन बैठा है, देख सकते हो। ये मुंह हो गया और पीछे पूंछ, देख सकते हो उसका नक्शा किसकी तरह है। तो जैसा इसका नक्शा है, जिस जानवर से नक्शा मिलता जुलता है, उसी जानवर जैसा इसका नेचर भी है। तो हमेशा भारत को दुश्मन बनाता है, भारत में आतंकवादी बेचता रहता है, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब चाइना ने पाकिस्तान को इतनी बुरी तरीके से फंसा लिया और एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसमें अंधाधुंध पैसा लगाया। और पाकिस्तान का इसमें इस कॉरिडोर के दोनों तरफ हम 10,000 फैक्ट्री लगा देंगे। अब 10,000 फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा चाहिए ना, इतना ऐसे कहाँ। और ये हमारे जब पाकिस्तान प्रधानमंत्री बेवकूफ़ कहेंगे, ये उसमें फंस गए, उनके जाल में आके इनको समझ में आया नहीं। अब ये रो रहे हैं, चाइना मांगता पैसा अपना, अब इनके पास पैसा है नहीं। जब चाइना पैसा मांगता है तो कहते भैया 1 साल टाइम दे दो, 1 साल टाइम, ताकि 1 साल में कहीं से दूसरी जगह कर्जा लेके कर्जा निपटाएंगे। अब ये कर्जा मांगने के लिए चले जाते हैं सऊदी अरब के प्रिंस के पास चले गए। देखो प्रिंस को जबरदस्ती ये गले लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फोटो में देखो, कोई कदर नहीं इनकी। अब वहीं देखो बगल मोदी जी प्रिंस के साथ खड़े, कैसे हंस रहे हैं, हमारे मुंह फाड़ के, कैसे मतलब ठाके लगा हंस रहे हैं। अब देखो नीचे वाले फोटो में सलमान किंग जो प्रिंस के अब्बा जान है वो हैं, वो देखो मोदी जी को कैसे स्वागत कर रहे हैं। आओ भैया, हाथ हिला के, हाथ से इशारा करके बैठा रहे हैं, और आपको स्वागत है। तो ये असर है GDP का, ये पैसा का असर है कि मोदी जी का देखो स्वागत कैसे हो रहा है। और ये पाकिस्तान प्रधानमंत्री भिखारी की तरह चले गए, भिखारी जा गए, चलो इसका पैसा दे, भगाओ यहाँ से। तो ये हालत है। अब आप देखो चाइना के जो कर्ज जाल उसमें कई देश फंसे, जैसे अफ्रीका, श्रीलंका, मालदीव, और पाकिस्तान का तो बुरा ही हाल है। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार केवल $25 बिलियन है, जबकि उसके ऊपर कर्जा $283 बिलियन। अरे कोई बेवकूफ़ होगा तो भी इतना कर्जा नहीं लेगा। पाकिस्तान के नागरिक जो है, पाकिस्तान लोग ही पाकिस्तान प्रधानमंत्री को बहुत गरिया रहे हैं, इसने तो पूरे देश को डुबा दिया। तो ये है चाइना का कर्ज जाल, जिसमें चाइना अपने कर्ज जाल देशों को फंसाता है और उसके बाद उनको जो उनकी संपत्ति है उसको हड़प लेता है, क्योंकि वो कर्जा निपटा नहीं पाते हैं। तो उस प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए जो बाइडेन साहब ने जो प्रोजेक्ट चलाया BBBW, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। भारत को भी खुल के इसका साथ देना चाहिए ताकि चाइना को रोका जा सकता है, क्योंकि चाइना अपनी क्षमता, अपनी ताकत को बहुत बढ़ा रहा है, उसको रोकना चाहिए, क्योंकि वो सबका दुश्मन है, किसी का दोस्त नहीं है। तो दोस्तों ये था पूरा BRI प्रोजेक्ट और BBBW। आपका क्या कहना है कि भारत को इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहिए या अध्ययन करके शामिल होना चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।